जापान, ऑस्ट्रेलिया और पोर्तुगल से लेकर कतर जैसी कई कंट्रीज है जो पूरे वर्ल्ड वाइड कई सारी टफेस्ट कार रेसेस को होस्ट करते हैं, जैसे कि फार्मूला 1, फार्मूला ई और सुपर फार्मूला जैसी रेसेस। और ऐसी एक रेसिंग कैटेगरी है जिसे जापानीज टूरिंग कार चैंपियनशिप यानी कि जेटीसीसी भी कहा जाता है, जहाँ पर ऑलमोस्ट सभी कार मैन्युफैक्चरर्स अपनी प्रोडक्शन मॉडल को रेसेस में उतारते हैं विद लॉट्स ऑफ ट्यूनिंग एंड मॉडिफिकेशंस। और अब बात जब रेसिंग से लेकर ट्यूनिंग और मॉडिफिकेशंस की है तो निसान स्काईलाइन R32 GTR को हम कैसे भूल सकते हैं, बिकॉज इसी गाड़ी की कंटिन्यूसली 29 अनबीटेबल विक्ट्रीज की वजह से निसान जैसा डूबता हुआ ब्रांड को आज रेसिंग की दुनिया में रिस्पेक्ट दिया जाता है। इवन ऑस्ट्रेलिया जैसी स्ट्रिक्ट देश ने उनके ऑस्ट्रेलियन टूरिंग कार चैंपियनशिप के अंदर इसकी अनबीटेबल परफॉर्मेंस और ट्यूनर फ्रेंडली कैपेबिलिटीज को देखते हुए गॉडजिला तक का टैग दे रखा है। और देखा जाए ना, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल इसको जस्टिफाई भी करता है, बिकॉज ये अकेली गाड़ी थी उस वक्त जो फोर्ड सेरा और BMW 635 जैसी मॉन्स्टर को कच्ची निगल जाती थी रेसेस के अंदर। और स्काईलाइन R32 इतना ज्यादा ओवर पावर्ड था कि ऑस्ट्रेलिया में लोगों की ये मांग उठने लगी ताकि इसे कंपटीशन से बाहर कर दिया जाए। और तो और ये गाड़ी इतना ज्यादा ट्यूनर फ्रेंडली था कि ये आफ्टर ट्यूनिंग 1000 bhp की पावर आसानी से जनरेट कर लेती थी। तो इसीलिए आज हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे इस गाड़ी की रेसिंग हिस्ट्री को, और साथ में ये भी जानेंगे कि कैसे निसान की प्रोजेक्ट 901 ने इस जापानीज मॉन्स्टर को जन्म दिया था। तो देखो, निसान स्काईलाइन GTR की हिस्ट्री शुरू हुई थी प्रिंस मोटर नाम की एक जापानीज कंपनी से, जो 1965 में निसान के साथ मर्ज हो गया था। और फिर 1969 में GTR बैच के साथ आने वाला फर्स्ट कार निसान स्काईलाइन 2000 GTR को इंट्रोड्यूस किया गया। और उसके बाद से ना निसान GTR बैच की मोटर स्पोर्ट के अंदर एक रिच हिस्ट्री रहा है। एक 2 लीटर DOHC इंजन से पावर्ड ये कार उस वक्त प्रोड्यूस करता था 160 bhp और 180 Nm ऑफ टॉर्क, और इसी वजह से इसने अपनी सिर्फ 18 महीने की शॉर्ट करियर में भी 33 रेसों को जीत गया। एंड निसान को ये बात पता था कि रेसिंग इवेंट्स को जीतना किसी भी स्पोर्ट्स कार को सेल करने का बेस्ट तरीका है, और इसीलिए निसान ने ऐसा ही किया और करीब 2000 GTRs को सेल किया, जो कि स्पोर्ट्स कार के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। अब इस अचीवमेंट से एक्साइटेड होकर निसान ने स्काईलाइन 2000 GTR की सेकेंड जनरेशन पर जल्दी काम करना शुरू कर दिया, जो कि सेम 2 लीटर इनलाइन 6 इंजन से पावर था। लेकिन ऑफिशियली इस गाड़ी को इंट्रोड्यूस किया गया 1973 में, जब पूरी दुनिया के अंदर ऑयल क्राइसिस चल रहे थे, और इसी वजह से उस वक्त स्पोर्ट्स कार की डिमांड बिल्कुल ही जमीन पर आ गया था। एंड अनसरप्राइजिंगली ये गाड़ी निसान के लिए एक डिजास्टर बन गई, और सिर्फ 197 कार्स बनाने के बाद ही प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। और उसके बाद से ही लगभग एक डिकेड तक निसान की साइड से कोई भी स्काईलाइन GTR कार्स लॉन्च नहीं किया गया, और वहीं से निसान की गाड़ियां बहुत ही अनडिजायरेबल बन गया, जिससे उनके गाड़ियों की सेल्स डाउन होने के साथ साथ अब लोगों की इंटरेस्ट भी जाने लग गया। और फिर 1980s के बीच तक कंपनी बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली सफर करने लगी और ऑलमोस्ट बैंक की कगार पर चली गई। लेकिन एक कहावत आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और निसान के साथ आगे फ्यूचर में कुछ ऐसा ही होने वाला था जिससे निसान की हिस्ट्री को चेंज कर दिया। निसान की जो एक्स प्रेसिडेंट थे यातुका कुमे, उनको फिर से कंपनी के अंदर बुलाया गया, जो निसान के अंदर एज ए प्लांट इंजीनियर से लेकर R&D इंचार्ज के तौर पर काम कर चुके थे। यातुका कुमे को ये पता था कि निसान जिस चीज के लिए फेमस है और लोग जो डिमांड कर रहा है निसान से, वो उन्हें डिलीवर नहीं कर पा रहा है। और कुमे ये भी जानता था कि अगर उनको अपनी गाड़ियां सेल करनी है तो रेसेस को जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि निसान रेसिंग कार्स के लिए जानी जाती है। और यहीं से जन्म लिया प्रोजेक्ट 901 ने, जिसका मतलब था 5 सालों में निसान GTR बैच को दुनिया की बेस्ट परफॉर्मेंस कार्स पर चिपकाना। एंड देखा जाए तो निसान को एक एडवांटेज भी मिला था जेटीसीसी की न्यू ग्रुप ए रेगुलेशंस की वजह से। नाउ अगर आपको जेटीसीसी और उसके न्यू रेगुलेशंस के बारे में पता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। तो देखो, जेटीसीसी की फुल फॉर्म होती है जापानीज टूरिंग कार चैंपियनशिप, और इसकी पुरानी रूल्स के अकॉर्डिंग पहले कार्स को रेसिंग के लिए स्पेशली मॉडिफाई करना पड़ता था, और उनकी डिजाइन बहुत ही ज्यादा कस्टम होती थी, और इसी वजह से ना कार्स बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड और एडवांस भी होते थे। लेकिन इन्हें बनाने और मेंटेन करने में भी उतना ही ज्यादा पैसा लग जाता था। बट इस न्यू रेगुलेशन ने इसको पूरा ही बदल दिया, मतलब कि अब रेसिंग कार्स को आम प्रोडक्शन रोड कार्स के बेस पर बिल्ड करना होगा। नाउ इससे एक तो खर्चा कम हो गया, और अब ज्यादा से ज्यादा टीम पार्टिसिपेट कर सकते थे। और फिर फाइनली 1985 में निसान ने R31 स्काईलाइन को इंट्रोड्यूस किया, जो दिखने में कुछ खास नहीं था, वही बोरिंग सी बॉक्सी डिजाइन थी। लेकिन मेन काम किया गया था इसके हार्डवेयर में, जैसे कि इसके अंदर RB सीरीज की फर्स्ट इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन को लगाया गया, जैसे कि RB20 टर्बोचार्ज इनलाइन 6 और RB30 नेचुरली एस्पिरेटेड इनलाइन 6 इंजन। और अगर आपको लगता है कि स्काईलाइन R31 में सिर्फ इंजन अपग्रेड से किया गया था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इसके अंदर हिकास जैसी एडवांस इलेक्ट्रिकली कंट्रोल 4 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम को लगाया गया था बेटर कंट्रोलिंग के लिए। और फिर सबसे पहले इस गाड़ी को निसान मोटर्स ने 1986 में जेटीसीसी के अंदर रेस कराया, और सीजन की पहली रेस को इसने जीत भी लिया, और फिर जैसे तैसे करके इसने पूरी चैंपियनशिप को भी जीता। लेकिन इस सक्सेस को अगले कुछ सालों के लिए रेप्लिकेट कर पाना मुश्किल हो गया था निसान के लिए।
बिकॉज ग्रुप ए की रेसिंग के अंदर स्काईलाइन R31 को लगातार फोर्ड सेरा और BMW G635 से हार का सामना करना पड़ रहा था और इन स्ट्रॉन्ग कंपटीटर्स को स्काईलाइन R31 कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। इसीलिए निसान को अब कुछ नया चाहिए था और फिर जन्म हुआ लेजेंडरी निसान स्काईलाइन R32 GTR का। स्काईलाइन R32 में वो सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो ट्रूली R32 को स्पेशल बनाने का पोटेंशियल रखता था। 1989 में इंट्रोड्यूस हुई R32 में R31 की हिकास सिस्टम को और ज्यादा इंप्रूव करके लगाया गया था और साथ ही साथ इसके अंदर एक ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम को भी लगाया गया था जो मिड 80s में एक कैंसल सुपर कार निसान MID4 के लिए बनाया गया था। निसान ने R32 के अंदर इस बार RB26 2.6 लीटर इंजन को लगाया जो 500 bhp की पावर प्रोड्यूस कर सकती थी। वैसे इसके रोड लीगल वर्जन 310 bhp जनरेट कर लेती थी, लेकिन इसको 276 bhp तक ही रखा गया जापानीज मैन्युफैक्चरर्स जेंटलमैन एग्रीमेंट को ऑनर करते हुए। और देखा जाना निसान ने R32 को बनाया ही इसीलिए था ताकि ये ग्रुप ए रेसेस के अंदर डोमिनेट कर सके। निसान मोटर्स ने सबसे पहले R32 को 1990 में GTCC में रेस कराया और इसने जितने भी रेसेस में एंट्री ली उन सभी को जीत ली और अगले 4 सालों तक इसने टोटल 29 रेसेस में एंट्री ली और उन 29 रेसेस को जीता। इस सक्सेस को देखकर निसान और R32 को तुरंत जापानीज परफॉर्मेंस कार्स का टॉप बना दिया और इसने एक मिथिकल जैसी रिपुटेशन बना दी जापान में और दूसरे देशों में भी। स्काईलाइन R32 ने 24 आवर्स ऑफ स्पा रेस को भी जीता जो बेल्जियम होस्ट करती है और तो इसने जर्मनी की न्यूबर्गिंग ट्रैक पे एक प्रोडक्शन कार लैप रिकॉर्ड भी सेट किया एंड इससे ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कार बन गया था जिसे लोग अपने पैसों से खरीद सकते थे। उसके बाद निसान मोटर्स ने स्काईलाइन R32 को 1990 में ऑस्ट्रेलिया भी ले गया ऑस्ट्रेलियन टूरिंग कार चैंपियनशिप में कंप्लीट करने, जहां फिर से इसने धूम मचाया। इस गाड़ी ने फोर्ड सेरा और पोर्शे 955 को कच्चा निकल गया रेस में और 3 सालों तक ऑस्ट्रेलिया में चैंपियनशिप को जीता। इवन 1991 से 1992 तक ऑस्ट्रेलिया की बाथरूस में हो रही 1000 किलोमीटर एंडोरेंस रेस तक को इसने जीत गया और इस गाड़ी की डोमिनेशन ने ऑस्ट्रेलियन प्रेस को इतना इंप्रेस कर दिया कि उन्होंने स्काईलाइन R32 को गॉडजिला कहकर बुलाने का फैसला किया जापानीज सिटी स्टॉम्पिंग मोस्टर के रेफरेंस में। और तो और स्काईलाइन R32 इतना ज्यादा ओवर पावर था स्पेशली इसके अटास सिस्टम की वजह से, जिसे ऑस्ट्रेलिया में लोगों की ये मांग उठने लगी कि इसको कंपटीशन से बाहर कर दिया जाए ताकि फोर्ड सेरा और पोर्शे 955 जैसी कार्स को डिफीट होने से बचाया जा सके गॉडजिला के हाथों। वेल यही थी इस जापानीज मोस्टर की कहानी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते किसी नई टॉपिक के साथ।